हेलो दोस्तों, वेलकम टू मेन पॉइंट स्टडी। सो आज हम करने वाले हैं पार्ट 3 कक्षा 9 का इतिहास का, जिसका नाम है नाज़ीवाद और हिटलर का उदय। और हम करने वाले हैं इसका पार्ट 4। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड पार्ट मैं पहले ही अपलोड कर चुका हूँ, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, पहले वो जाकर देखना, तभी आपको चैप्टर अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है जी। मैं आपको पहले ही बता दूं, अगर आपने नहीं देखा तो दोबारा जाकर देख कर आ जाना, और अगर देखा भी है तो एक बार दोबारा जाकर अभी देख कर आ जाओ, जिससे चीज़ें अच्छे से रिकैप हो जाए, क्योंकि हम कहानी के वे में चैप्टर समझ रहे हैं, पता ही है आपको, बिल्कुल स्टोरी के वे में। ठीक है। और स्टोरी में अब तक हम देख चुके हैं कि जो हिटलर था वो बन गया तानाशाह। ठीक है। बना तो वो एक लीडर था, एक इलेक्टेड लीडर बना था। ठीक है। चुना हुआ मंत्री बना था। उसको 37% वोट, जो उसकी एक पार्टी थी नाज़ी पार्टी, उसको 37% वोट मिले और वो करता धरता बन गया, चांसलर बन गया। कहाँ का? जर्मनी का। बट उसके बाद वो एक अनेबलिंग एक्ट लेकर आ गया, और उस एक्ट के साथ वहाँ पर यानी जर्मनी के अंदर पूरी तरीके से तानाशाह यानी डिक्टेटरशिप स्टैब्लिश हो गई। अब हिटलर को कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं थी। क्यों? क्योंकि अब उसे किसी भी मंत्रियों की, किसी की भी सुनने की ज़रूरत नहीं थी। अब जो वो कहेगा वही होगा। ठीक है। और हिटलर को किसी भी लोगों वोगों की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं थी। जो भी हिटलर के खिलाफ बोलता वो उसको जेल में डाल देता। बट आपको याद होगा, जब मैंने आपको पढ़ाया था चैप्टर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पार्ट में, हमने देखा था कि हिटलर बहुत बड़ा देशभक्त था। वो तानाशाह तो बनना चाहता था, बट वो हमारी जर्मनी के लिए भी बहुत कुछ अच्छा करना चाहता था। आपको पता ही है, जर्मनी में वैसी बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही थी। ठीक है। एक तो वो ग्रेट डिप्रेशन आ गया था, आर्थिक तंगी आ गई थी, लोगों के पास रोज़गार नहीं था, तो बहुत बुरी हालत थी। इसलिए जो हिटलर था वो कुछ ना कुछ करना चाहता था जर्मनी के लिए, और उसको सबसे पहले तो इकोनॉमी पे ध्यान देना था। ठीक है। जर्मनी की इकोनॉमिक हालत सुधारनी थी, क्योंकि सबसे बुरा असर तो जर्मनी की इकोनॉमी पे पड़ा था। तो उसी के लिए हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं कि हिटलर ने क्या किया इकोनॉमी को सही करने के लिए। ठीक है। अर्थव्यवस्था में सुधार करने के लिए हिटलर ने अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए जिम्मेदारी अर्थशास्त्री हालमार शाख्त को सौंपी। एक बंदा था जिसका नाम था हालमार शाख्त। वो बहुत ही इंटेलिजेंट था, और हिटलर को ऐसा लगता था कि वो बंदा हमारी इकोनॉमिक हालत को, जर्मनी की इकोनॉमिक की हालत को सही कर सकता है। ठीक है। अब शाख्त भी सही था, उसने बोला कि ठीक है, आप अगर मेरे को ये सौंप रहे हो जिम्मेदारी, तो मैं इसको अच्छी तरीके से निभाऊंगा। शाख्त ने सबसे पहले सरकारी पैसे से चलाए जाने वाले रोजगार संवर्धन कार्यक्रम के जरिए 100% उत्पादन और 100% रोजगार उपलब्ध कराने का लक्ष्य तय किया। शाख्त ने सबसे पहले देखा कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना हमारे जर्मनी की, ये है कि हमारे जर्मनी में ज़्यादा उत्पादन नहीं हो रहा। ठीक है। और लोगों के पास रोजगार नहीं है, तो हमें इन दो चीज़ों को 100% तक लाना है। ठीक है। और वो एक कार्यक्रम चला रहा था जिसका नाम था रोजगार संवर्धन कार्यक्रम, जिसमें लोगों को रोजगार भी देना शुरू किया उसने, और उत्पादन को बढ़ाने का भी सोचा। और इस कार्यक्रम के में उसने दो चीज़ें करी। पहला तो मशहूर जर्मन सुपर हाईवे बनाया उसने। ठीक है। अब आप क्वेश्चन पूछ सकते हो कि सर सुपर हाईवे से क्या फ़ायदा होगा, ये उत्पादन थोड़ी ना है, कोई चीज़ थोड़ा ना बना रहा है ये। ठीक है। और रोज़गार मिल रहा है इससे, चलो ठीक है, बट उत्पादन कैसे हो रहा है? देखो, सबसे ज़्यादा अच्छा स्टेप लिया था उसने सुपर हाईवे बना के। क्यों? क्योंकि जर्मनी की में जितनी भी चीज़ें बनती थी ना, वो एक जगह से दूसरी जगह जाने में बड़ा टाइम लगता था। मतलब मान लो वहाँ पर खेती वगैरह होती थी, तो एक जगह से दूसरी जगह उस खेती की फसल को ले जाने में इतना टाइम लगता था कि वो फसल ख़राब हो जाती थी। तो जो हमारा हालमार शाख्त था उसने कहा कि जी सुपर हाईवे बनाओ, जिससे एक जगह से दूसरी जगह जाने में बहुत कम टाइम लगे और जो चीज़ें हैं वो सही रहे। तो इसलिए उसने सुपर हाईवे बनाया, जो कि एक बहुत सही स्टेप था। और दूसरी चीज़ उसने ऐसी करी जो आज भी बहुत ज़्यादा मशहूर है, आज भी आप जानते होंगे उसको, अगर थोड़ी बहुत आपको कार की नॉलेज है तो। जो हालमार शाख्त था उसने दूसरी परियोजना स्टार्ट करी, कार बनाना। ठीक है। उत्पादन करना है ना, कार बनाना स्टार्ट किया उसने, और वो कार का नाम था फॉक्सवैगन। नाम सुना ही होगा आपने, और वो आज भी बहुत ज़्यादा मशहूर है। ठीक है। तो ये दो चीज़ें करी हालमार शाख्त ने। ठीक है। और अब हिटलर भी अपने लेवल पे कुछ ना कुछ कर रहा था। विदेशी नीति के मोर्चे पर ही हिटलर को फ़ौरन कामयाबी मिली। हिटलर भी अपनी तरफ से कुछ ना कुछ कर रहा था, ताकि जर्मनी को थोड़ा अच्छे लेवल पे ले जाया जा सके। 1933 में हिटलर ने लीग ऑफ नेशन से जर्मनी को बाहर निकाला। अब ये लीग ऑफ नेशन क्या है और बाहर क्यों निकाला? ठीक है। देखो, आपको याद होगा हमारा प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1914 से। कब ख़त्म हुआ वो आप मेरे को बताना। तो प्रथम विश्व युद्ध खत्म होने के बाद ज़्यादातर देशों को समझ आई बात कि यार ये खून खराबा खराब है, ये विश्व युद्ध नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत प्रॉपर्टी ख़राब होती है, बहुत सारे लोग मरते हैं, बहुत ही ख़राब है ये। तो उसी के लिए उन्होंने बनाया 10 जनवरी 1920 को। डेट याद रखने की ज़रूरत नहीं है, एक्स्ट्रा नॉलेज अगर याद रखना चाहो तो अच्छी बात है। बनाया एक लीग ऑफ नेशन। ठीक है। लीग ऑफ नेशन बनाया ताकि शांति बनी रहे, दोबारा से लड़ाई ना हो। पर जो लीग ऑफ नेशन था वो हमेशा भेदभाव करता था। ठीक है। जो जीती थी ना फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, मित्र राष्ट्र जो जीते थे, वो उन्हीं का हमेशा फेवर करता था।
ठीक है। और हिटलर का जो जर्मनी था उसको हमेशा पीछे रखता था। जैसे मान लो अगर बिजनेस को लेकर या टैक्स वगैरह को लेकर, कर वगैरह को लेकर अगर कोई मसला हो जाता था ना और हिटलर बोलता था बार बार लीग ऑफ नेशन में, तो उसकी बात को अनसुना कर दिया जाता था। तो हिटलर ने बोला जब आप हमारी बात सुन ही नहीं रहे तो हम क्यों रहे लीग ऑफ नेशन में। तो हिटलर ने सबसे पहले तो लीग ऑफ नेशन को अपने आप से मतलब अपने उससे बाहर निकाल लिया, जर्मनी को लीग ऑफ नेशन से बाहर निकाल लिया। क्या भैया हम नहीं रहने वाले लीग ऑफ नेशन वेशन का पार्ट, सिंपल सीधी बात, हम हमारी बात सुनते ही नहीं। एक बहुत बढ़िया स्टेप था, एक बहुत ही ब्रेव स्टेप था, ठीक है। 1936 में और उसी के 3 सालों बाद जो हिटलर था उसने रिनलैंड पे दोबारा कब्जा कर लिया। याद है ना रिनलैंड, जो फ्रांस था उसने कब्जा कर लिया था, है ना, जर्मनी के रिनलैंड पे। अब दोबारा से जर्मनी के जो हिटलर थे उसने दोबारा से अपनी सेना भेज के रिनलैंड पे कब्जा कर लिया, ठीक है। और तीसरा स्टेप जो बहुत बड़ा स्टेप जो हिटलर ने लिया, उसने क्या किया कि ऑस्ट्रिया को भी अपने साथ मिला लिया। ऑस्ट्रिया याद है ना, जहाँ पर जो हिटलर था वो पैदा हुआ था। तो हिटलर ने कहा कि यार हमारा जब कल्चर सेम है, ठीक है, हमारे लोग सेम है, तो क्यों ना हम एक कंट्री भी सेम बना ले। और उसने बोला, एक नारा दिया जिसका नाम था एक जन एक साम्राज्य और एक नेता। ये हिंदी में लिखा हुआ है, वैसे उसने तो जर्मन में दिया होगा, बट हिंदी में उस नारे का मतलब ये था एक जन एक साम्राज्य एक नेता। और उसने ऑस्ट्रिया को भी अपने साथ मिला लिया। और अब जो जर्मनी था वो बड़ा हो गया, एरिया उसका बड़ा हो गया। और ये चीज़ उसने करी 1938 में, ठीक है। और उसके बाद जो हिटलर था वो यहीं पर नहीं रुका, उसने चेकोस्लोवाकिया, एक पड़ोस में ये कंट्री थी जर्मनी के, चेकोस्लोवाकिया में एक एरिया था जिसका नाम था सुडेंटनलैंड। वहाँ पर ज़्यादातर लोग जो हैं वो जर्मन बोलते थे, जर्मन स्पीकिंग लोग थे। तो उसने पहले उस पर कब्जा किया हिटलर ने, और उसके बाद पूरे के पूरे चेकोस्लोवाकिया, पूरी कंट्री पर कब्जा कर लिया। अब आप सोच रहे होगे कि इतना ज़्यादा कुछ कर रहा है हिटलर, क्या बाकी कंट्रियाँ कुछ बोल नहीं रही थी हिटलर को या जर्मनी को। तो एक कंट्री थी, जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ, एक कंट्री थी जिसका नाम था इंग्लैंड। याद है ना आपको, मित्र राष्ट्र में थी ये कंट्री वैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। इस दौरान उसे इंग्लैंड का खामोश समर्थन मिल रहा था, क्योंकि इंग्लैंड की नज़र में वर्साई की संधि के नाम पर जर्मनी के साथ बड़ी नाइंसाफ़ी हुई। जो जर्मनी था, जर्मनी को पता है आपको, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होने के बाद एक वर्साई की संधि लगाई थी जिसमें जर्मनी के साथ बहुत बुरा, उसे अपना लैंड देना पड़ा, कोयला देना पड़ा, लोहा देना पड़ा, 6 बिलियन पाउंड देने पड़े, ये सारी की सारी चीज़ें देनी पड़ी, ठीक है। और इंग्लैंड ने बोला कि आपने पहले तो उस पर जर्मनी पे वर्साई की संधि लगाई थी ना, ये उसी का खामियाजा भुगत रहे हो आप। मतलब पहले तो बहुत बुरा हुआ जर्मनी के साथ, अब वो कुछ कर रहा है तो मैं क्यों बोलूँ, ठीक है। मैं उस टाइम जब वर्साई की संधि हुई थी तब मैंने कुछ नहीं बोला, मैं अभी भी कुछ नहीं बोलूँगा। हिटलर जो कर रहा है सही कर रहा है, ठीक है। और इंग्लैंड ने कुछ नहीं बोला, और कुछ ना बोलने का मतलब है कि आप उसे सपोर्ट कर रहे हो। समझ रहे हो कि मतलब पहले जब जर्मनी कमज़ोर था तब आपने उस पर वर्साई की संधि लगाई, अब जब वो ताकतवर है और दूसरी कंट्री पे हमला कर रहा है तब मैं कुछ नहीं बोलूँगा, क्योंकि वो जो कर रहा है सही कर रहा है, क्योंकि उसके साथ पहले बहुत बुरा हुआ जर्मनी के साथ, ठीक है। और इंग्लैंड ने एक और बात सोची कि भैया हमारा क्या जा रहा है, ये चेकोस्लोवाकिया हमारा थोड़ी ना एरिया है, ये सुडेंटनलैंड जो है और ये राइनलैंड है, ये हमारा थोड़ी ना एरिया है। जब हमारे पे बात आएगी या हमारे दोस्तों पे बात आएगी, हमारी दोस्त वाली कंट्री पे बात आएगी, तब हम देखेंगे, अभी मैं कुछ नहीं बोलूँगा। और इंग्लैंड ने शांत रहने का ही फैसला किया। तो समझ आ गया ना हिटलर ने अपनी विदेश नीति पे क्या क्या किया। लीग ऑफ नेशन से अपने आप को बाहर निकाला, राइनलैंड पे 1936 में दोबारा कब्जा किया, 1938 में ऑस्ट्रिया को अपने साथ मिलाया, एक जन एक साम्राज्य एक नेता का नारा दिया। उसके बाद चेकोस्लोवाकिया के सुडेंटनलैंड पे पहले उसने कब्जा किया, उसके बाद पूरे के पूरे चेकोस्लोवाकिया पे कब्जा कर लिया, ठीक है। लेकिन जो हिटलर था वो यहीं नहीं रुका। हिटलर ने सोचा यार मैं बहुत सारी कंट्री पे हमला करके उसको जीतूंगा, पर शाक्त ने हिटलर को सलाह दी कि सेना और हथियारों पर ज़्यादा पैसे खर्च ना किए जाए, क्योंकि सरकारी बजट अभी भी घाटे में चल रहा है। आपको पता ही है कि जो इकोनॉमिक हालत थी उसको सुधारने के लिए हालमार शाक्त को बैठाया था इकोनॉमिस्ट। तो हालमार शाक्त ने बोला आप सेना पे बहुत ज़्यादा पैसा लगा रहे हो, आप हथियारों पे बहुत ज़्यादा पैसा लगा रहे हो, आप ये पैसा अगर अपने देश की इकोनॉमी पे लगाएंगे ना, हम तो हमारी देश की इकोनॉमी बूस्ट करेगी, लोगों को रोज़गार मिलेगा, पैसे मिलेंगे। तो जो नाज़ी पार्टी थी, नाज़ी पार्टी में एहतियात पसंद लोगों की कोई जगह नहीं थी। शाक्त को उनके पद से हटा दिया गया, ठीक है। नाज़ी पार्टी ने बोला भाई तेरा काम यहीं तक था, ठीक है, जब तक तू अपना काम सही से कर रहा था ना तब तक ठीक है, बट अब तू है ना हमारे खिलाफ बोल रहा है, हम लगाएंगे पैसा, हमारे पैसे हैं, हम जो मर्जी करें, तू अपने आप घर पे बैठ। और उसको उसकी इकोनॉमिस्ट की पोस्ट से हटा दिया कि भैया जितना अर्थशास्त्री तेरे को समझा था ना, तू निकला तो सही, बट तू हमारे खिलाफ कैसे बोल रहा है, इसलिए उसको घर पे बैठा दिया। बट हिटलर को भी कहीं ना कहीं ये बात पता थी कि यार इकोनॉमिक हालत को तो सुधारना पड़ेगा, और इकोनॉमिक हालत को सुधारने के लिए हमें चाहिए संसाधन, ठीक है, और संसाधन के लिए चाहिए पैसे।
तो पैसे कहाँ से आएंगे। बट हिटलर ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक नया तरीका निकाला। उसने क्या किया, हिटलर ने आर्थिक संकट से निकलने के लिए युद्ध का विकल्प चुना। वह राष्ट्रीय सीमाओं का विस्तार करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा संसाधन इकट्ठा करना चाहता था। हिटलर ने सोचा संसाधन की प्रॉब्लम है ना, हम चीज़ों की प्रॉब्लम है हमारे जर्मनी में, तो हम एक काम करते हैं, एक ऐसी कंट्री पे हमला कर लेते हैं और बहुत सारी कंट्री पे हमला करके उसे जीत लेते हैं जहाँ पर संसाधन है, पैसे की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, हमें डायरेक्ट संसाधन मिल जाएंगे। तो हिटलर ने युद्ध का रास्ता अपनाया और इसी युद्ध के मतलब रास्ते पर चलते हुए सितंबर 1939 में जर्मनी ने पोलैंड पे हमला कर दिया। ठीक है, अब एक दिक्कत है, जो पोलैंड था ना वो इंग्लैंड का बहुत अच्छा दोस्त था। पोलैंड के ज़्यादातर लोग या पोलैंड की जो गवर्नमेंट थी वो इंग्लैंड की बहुत अच्छी दोस्त थी और साथ ही में फ्रांस की भी। जब जर्मनी ने पोलैंड पे हमला किया, क्योंकि बिल्कुल जर्मनी के पास ही था पोलैंड, ठीक है, जर्मनी ने बिल्कुल जब पोलैंड पे हमला किया ना, तो इस बार इंग्लैंड बोल गया। इंग्लैंड ने बोला अभी तक मैं कुछ नहीं बोल रहा था, क्योंकि चेकोस्लोवाकिया से मेरा कोई लेना देना नहीं, सुडेंटनलैंड से मेरा कोई लेना देना नहीं, ग्रीनलैंड से मेरा कोई लेना देना नहीं, बट आप पोलैंड पे हमला नहीं कर सकते, वो मेरा दोस्त है। और इसी के लिए फ्रांस और इंग्लैंड ने दोनों ने, फ्रांस और इंग्लैंड दोनों इसी साइड थे। अगर आप वर्ल्ड मैप देखोगे ना तो जर्मनी के इसी साइड, यानी ये वाला, यानी कौन सा, वेस्टर्न साइड पे जो हमारा फ्रांस और इंग्लैंड ने जर्मनी पर हमला कर दिया। अब एक साल बाद, ठीक है, जर्मनी को मतलब एक साल तक वॉर चली, बमबारी और ये सारी की सारी चीज़ें हुई। मतलब ऐसे नहीं कि देखो, लड़ाई का मतलब ये नहीं होता कि हमेशा बिल्कुल लड़ाई चलती रहती है, लड़ाई का माहौल रहता है। तो वैसे ही उसके एक साल बाद है ना, जर्मनी को लगा यार अब तो है ना, ये फ्रांस भी मेरे खिलाफ हो गया, इंग्लैंड भी मेरे खिलाफ हो गया और ये तो ताकतवर कंट्री है। तो जर्मनी के हिटलर ने क्या किया, सितंबर 1940 में बिल्कुल पोलैंड पे हमला करने के एक साल बाद जर्मनी ने इटली और जापान के साथ एक त्रिपक्षीय संधि की, मतलब एक है ना एग्रीमेंट साइन कर लिया, किसके साथ, इटली के साथ और जापान के साथ। ठीक है, और उस एग्रीमेंट में क्या लिखा था, उस एग्रीमेंट में ये लिखा था कि अगर इन तीन कंट्री में से एक कंट्री पे हमला होगा ना तो तीनों की तीनों कंट्रियां मिलकर जवाब देगी। ठीक है, तो जर्मनी ने इटली और जापान को अपने साथ मिला लिया और बोला कि जब मेरे को बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी ना तब आप मेरी हेल्प करना। ठीक है, तो इन दोनों ने पूछा कि अभी करें क्या आपकी हेल्प, तो जर्मनी ने बोला अभी, मतलब हिटलर ने बोला अभी कोई ज़रूरत नहीं है, छोटी छोटी कंट्री है फ्रांस और इंग्लैंड और पोलैंड, मैं संभाल लूँगा, अभी कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और उसके बाद जर्मनी ने ताव में आकर एक और बड़ी गलती कर दी। जर्मनी ने वह जर्मन जनता के लिए संसाधन और रहने की जगह का इंतज़ाम करना चाहता था। जून 1941 में उसने सोवियत संघ पर हमला कर दिया। पोलैंड के बिल्कुल इस तरफ एक और कंट्री थी जिसका नाम था सोवियत संघ। आज है ना आप इसको रशिया के नाम से जानते हो, बट आज जो रशिया है वो बहुत छोटा है। ठीक है, उस टाइम सोवियत संघ में और भी 15 अलग अलग राज्य आते थे। ठीक है, तो जर्मनी ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी, उसने सोवियत संघ पे हमला कर दिया और ये उसकी सबसे बड़ी गलती थी। ठीक है, क्योंकि फ्रांस और ये इंग्लैंड तो छोटे थे, बट अगर सोवियत संघ की बात करूँ तो बहुत बड़ा था सोवियत संघ। ठीक है, यह हिटलर की सबसे ऐतिहासिक बेवकूफ़ी थी। हिटलर ने दोनों तरफ से जंग का मोर्चा खोल दिया, एक तरफ से यानी वेस्टर्न साइड में हमारे फ्रांस और इंग्लैंड और हमारे ईस्ट साइड में सोवियत संघ, दोनों ने जर्मनी पर हमला बोल दिया। ठीक है, अगर मैं बात करूं पश्चिमी साइड की, तो पश्चिमी मोर्चे पर ब्रिटिश ने तो वायु सैनिकों से बमबारी की चपेट में आ गया। जो हमारा जर्मनी था, जर्मनी के ऊपर ब्रिटेन ने बमबारी करना स्टार्ट कर दिया था एरोप्लेन से, आपको पता है ना, एयरलिफ्ट करके बॉम्ब वगैरह गिरना स्टार्ट कर दिया था। और दूसरी तरफ अगर ईस्ट की बात करें तो सोवियत जो आर्मी थी, ठीक है, सोवियत आर्मी को रेड आर्मी बोला जाता है, ठीक है, लाल सेना बोला जाता है। ठीक है, तो इन लाल सेना ने भी पूरी तरीके से जर्मनी की आर्मी को दिन में तारे दिखा दिए थे। ठीक है, पहले तो उन्होंने जर्मन की आर्मी को बोला आ जाओ जी, आ जाओ एरिया में आ जाओ, और वो पीछे हटते हुए चले गए। जो रेड आर्मी थी, लाल आर्मी थी, वो पीछे की तरफ चलती हुई चली गई। जर्मन की आर्मी को लगा ये तो बड़े डरपोक लोग हैं, ये तो सामने ही नहीं आ रहे, तो उन्होंने सोचा है तो बड़ा आसान है, कब्जा करते जाओ एरिया पे। वो कब्जा करते गए। फिर एक ऐसा टाइम आया जब जो जर्मनी की सेना थी उसके रिसोर्स ख़त्म हो गए। अब ऑब्वियसली बात है, खाने पीने की चीज़ें लेकर आए होंगे ना जर्मनी से, तो वहाँ पर उनके रिसोर्स ख़त्म हो गए, अब वो पीछे नहीं जा सकते थे। ठीक है, और यहीं पर लाल सेना ने देखा भैया अब हाँ आ गया, हमारी बारी है। लाल सेना ने अब उनको खदेड़ना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, और लाल सेना जो थी, जो रेड आर्मी थी सोवियत संघ की, वो बहुत ज़्यादा थी और उन्होंने लपेट के बिल्कुल पीछे की तरफ कर दिया जर्मन की आर्मी को। बिल्कुल बर्लिन, जो कि जर्मनी के अंदर ही एक जगह थी बर्लिन, वहाँ तक खींच के ले गए। ठीक है, और जर्मन के जो रिच टैग था वहाँ पर अपना झंडा फहरा दिया। ठीक है,
अब जो जर्मनी था उसको हेल्प चाहिए थी, ठीक है, अब तो हेल्प चाहिए होगी। एक तरफ से ब्रिटेन जो था, वो ब्रिटिश जो था वो वायुसेना से बम घेर रहे थे, और एक तरफ से सोवियत संघ। तो जर्मनी ने बोला भाई इटली और फ्रांस, आप इटली और जापान आप कर क्या रहे हो, मैंने आपके साथ त्रिपक्षीय संधि करी है, कुछ ना कुछ उसका फ़ायदा भी तो होना चाहिए। तो जापान ने पूछा जी बताओ क्या करना है। तो जर्मनी ने बोला कि ये सोवियत संघ और जर्मनी, जो ये हमारा फ्रांस और ब्रिटिश है, ये तो ठीक है मैं देख लूँगा, बट एक और कंट्री है जिससे मेरे को बहुत ज़्यादा डर है, वो है अमेरिका। प्रथम विश्व युद्ध जब हुआ था ना, तो अमेरिका जब लड़ाई में उतरी थी तो उसने बिल्कुल गेम ख़त्म कर दिया था, और मेरे को लग रहा है इस बार भी जो अमेरिका है वो लड़ाई में आएगा, ठीक है। तो आप है ना, सोवियत संघ को कुछ मत बोलो, ब्रिटिश को कुछ मत बोलो, फ्रांस को कुछ मत बोलो, बट अमेरिका को देख लो, ठीक है। और उसके बाद इटली ने तो कुछ नहीं किया, बट उसके बाद जापान ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर एक जगह है, ठीक है, हवाई के अंदर एक जगह है पर्ल हार्बर, वो अमेरिका का ही बेस था वो, ठीक है। अमेरिका लड़ाई में नहीं था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ये जो 1939 में जो वॉर चल रही थी ना, स्टार्ट हुई थी, जो जर्मनी की वजह से स्टार्ट हुई थी, उसमें जो अमेरिका था वो बिल्कुल पार्ट नहीं लेना चाहता था, क्योंकि अमेरिका को समझ आ चुका था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम में, क्योंकि यार बहुत नुकसान होता है, लोग मरते हैं, आर्थिक तंगी आती है, हम नहीं लड़ेंगे। पर जब जो जापान था उसने अमेरिका के पर्ल हार्बर पर बॉम्ब गिर दिया ना, एरियल बॉम्बिंग कर दी, तो उसके बाद तो अमेरिका की सिट्टी बिट्टी घूम, अमेरिका का दिमाग घूम गया। अमेरिका ने कहा आपको लड़ना है ना, ठीक है जी, अब फेस टू फेस की लड़ाई लड़ते हैं। और अमेरिका ने ब्रिटिश को, फ्रांस को और सोवियत संघ को ज्वाइन कर लिया कि अगर लड़ना है तो आमने सामने आ जाओ, दप्पड़ होगी, अब आएगा मज़ा। तो अब क्या था कि अमेरिका ने भी ज्वाइन कर लिया मित्र राष्ट्रों को, यानी ब्रिटिश को, फ्रांस को और सोवियत संघ को, ठीक है। और 1945 मई के अंदर अमेरिका ने कुछ ऐसा किया जो कि हिस्ट्री बन चुका है, ठीक है। और उसका खामियाजा आज भी अमेरिका को भुगतना पड़ता है, अमेरिका को बहुत क्रिटिसिज्म मिलता है। अमेरिका ने क्या किया, जापान के 2 एरिया जिसका नाम था हिरोशिमा और नागासाकी, वहाँ पर एटॉमिक बॉम्ब घेर दिए। आपने अभी तक कुछ पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, ठीक है, बचपन में आपको हिरोशिमा और नागासाकी के बारे में तो ज़रूर बताया जाता है कि हिरोशिमा और नागासाकी पर अमेरिका ने बॉम्ब गिराए थे, और वो जापान के 2 एरिया थे, और वो बॉम्ब ऐसे वैसे नहीं थे, वो न्यूक्लियर वेपन थे, ठीक है। और शायद आपको ना पता हो, जब न्यूक्लियर वेपन यानी परमाणु बम किसी कंट्री पे घेरे जाते हैं ना, तो वो सस्टेन ही नहीं कर सकती। मैं मजाक की बात लग रही होगी आपको, बट मैं आपको रियल में बताता हूँ। जो एटॉमिक बॉम्ब थे वो एक्चुअल में बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। आज भी बहुत सारे जापान की ऐसी पॉपुलेशन है जो अपंग पैदा होती है, ठीक है, अनडिज़ायरेबल तो नहीं कह सकते, थोड़ी सी विकलांग पैदा होती है, वो इसी वजह से, क्योंकि वहाँ पर न्यूक्लियर वेपन घेरे गए थे, ठीक है। और बॉम्ब के नाम भी बड़े बेवकूफ़ी भरे रखे हुए थे। कोड नेम जो रखा था ना अमेरिका ने उन 2 न्यूक्लियर बॉम्ब का, एक का नाम रखा था लिटिल बॉय जो कि हिरोशिमा में घेरा गया था, और एक का नाम था फैट मैन जो कि नागासाकी में घेरा गया था। नाम बच्चों वाले लग रहे हैं, बट जो धमाका किया था वो बहुत ही बड़ा था। और ऑब्वियस सी बात है, जापान टिक ही नहीं पाया इसके सामने, और जापान की गवर्नमेंट ने पूरा का पूरा सरेंडर कर दिया। जापान का जो भी करता धरता था उन्होंने सरेंडर कर दिया कि जी हमारे से गलती हो गई, और यहीं पर हो गया विश्व युद्ध एंड, ठीक है। जापान भी हार गया और जर्मनी भी हार गया, ठीक है, ब्रिटिश और सोवियत संघ से। और उसके बाद जो हिटलर था उसने सुसाइड कर लिया। अब है ना, कोई चीज़ मिसिंग लग रही होगी आपको। जब हमने चैप्टर स्टार्ट करा था ना, तो मैंने आपको ये बोला था कि हिटलर ने क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी करा। उसने बहुत सारे यहूदियों को मरवाया, बहुत सारे जिप्सीज़ को मरवाया, बहुत सारे पोलिश लैंग्वेज वाले लोगों को मरवाया, पर अभी तक तो हमने उसके बारे में देखा ही नहीं। अब देखते हैं, ठीक है। अब हिटलर ने क्या क्या किया था अपने लोगों के सामने, वही हम पढ़ने वाले हैं। उसने क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी ऐसा क्या किया था जिससे आज भी हमारी बुक के अंदर ही हिटलर का चैप्टर दे रखा है, ठीक है। तो उसी के बारे में हम पढ़ेंगे, वही हमारा नेक्स्ट टॉपिक, नात्सियों का विश्व दृष्टिकोण। नात्सी विचारधारा यानी हिटलर की जो पार्टी थी वो क्या सोचती थी, नात्सी विचारधारा हिटलर के विश्व दृष्टिकोण से बिल्कुल पर्यायवाची थी, यानी जैसा हिटलर सोचता था ना वैसी उसकी पार्टी सोचती थी। इस विश्व दृष्टिकोण में सभी को समाज में बराबर का हक नहीं था। मतलब जो हिटलर की नात्सी पार्टी थी ना, वो सबको इक्वल नहीं मानती थी, सबको बराबर नहीं मानती थी समाज में, उन्हें नस्ली आधार पर बांटा गया, ठीक है। अब हिटलर की जो नात्सी पार्टी थी वो क्या कहती थी, इस नज़रिए में जो ब्लॉन्ड मैं आपको समझाता हूँ। ब्लॉन्ड मतलब, चलो बताता हूँ पहले। ब्लॉन्ड और नीली आंखों वाले नॉर्डिक जर्मन आर्यों को सबसे ऊपर और यहूदी को सबसे निचले पायदान पर आते थे। मतलब जो नाज़ी पार्टी थी ना, वो कहती थी जो सबसे ऊपर, सबसे ताकतवर, सबसे बेस्ट जो लोग हैं ना, वो है नॉर्डिक जर्मन आर्यंस, ठीक है, जिनके ब्लॉन्ड बाल है। ब्लॉन्ड आपको पता है ना, गोल्डन कलर के बाल होते हैं, नीली आँखें होती है, ठीक है, वो सबसे ज़्यादा बेस्ट होते हैं, ठीक है।
और सबसे ख़राब जो जाति है वो है यहूदियों की। यहूदियों को इंग्लिश में जूस बोला जाता है, ठीक है, जूस बोला जाता है, जू बोला जाता है, ठीक है। इजराइल जो है ना, सारे के सारे जूस रहते हैं उसमें, ठीक है। तो सबसे ऊपर जो हमारा हिटलर की पार्टी थी वो सबसे ऊपर किसको मानते थे? नॉर्डिक जर्मन आर्यंस को, और सबसे नीचे मानते थे यहूदियों को। और जो बाकी तमाम समाज को उनके बाहरी रंग रूप के हिसाब से जर्मन आर्य और यहूदियों के बीच में रखा जाता था। मतलब जैसे इंडियन लोग हो गए, ठीक है, और बाकी जो हमारे पाकिस्तानी हो गए, बांग्लादेशी हो गए, ठीक है, अफ़गानिस्तानी हो गए, ऐसे ऐसे लोग जो होते हैं ना जिनके बाहरी फीचर के हिसाब से, उनको नॉर्डिक जर्मन आर्यंस से नीचे और यहूदियों से ऊपर रखा जाता था। सबसे ऊपर नॉर्डिक जर्मन आर्यंस को मानते थे जो नाज़ी लोग थे, और सबसे नीचे यहूदियों को मानते थे, और यहूदियों को बहुत बुरा मानते थे वो। और यहूदियों को बुरा क्यों मानते थे, इसके पीछे एक स्टोरी है, शायद आपको ना पता हो, मैं आपको बता देता हूँ। बहुत सारे जो हमारे नॉर्डिक जर्मन आर्यंस हैं ना, वो ये मानते थे कि जो हमारे जीसस क्राइस्ट हैं, ठीक है, वहाँ पर क्रिश्चियन लोग रहते हैं ज़्यादातर, तो वो मानते हैं कि जीसस क्राइस्ट को मारने वाले यहूदी थे, जूस थे, ठीक है। तो यही बात जो थी वो एक नफ़रत पैदा कर रही थी नॉर्डिक जर्मन आर्यंस के मन में यहूदियों को लेकर, ठीक है। अब हिटलर की नाज़ी सोच चार्ल्स डार्विन और हर्बर्ट स्पेंसर जैसे विचारकों के सिद्धांत पर आधारित थी, ठीक है। अब जब हमारे हिटलर से पूछा गया कि भैया आपको किसने कहा जी नॉर्डिक जर्मन आर्यन सबसे ज़्यादा बेस्ट है और यहूदी सबसे ज़्यादा ख़राब है, ठीक है। जो हमारे नाज़ी पार्टी थी ना, वो यहूदियों को बहुत कमज़ोर समझती थी, ठीक है, और इतना कमज़ोर समझती थी कि उनको लगता था ये जी हमारी ज़मीन पे बोझ है, ऐसा मानती थी। जो हमारी हिटलर की जो पार्टी थी ना, वो ये समझती थी, ठीक है। अब हुआ क्या, जब हिटलर से पूछा गया कि जी आप ऐसा कैसे समझ सकते हो, जी आप इतना बुरा क्यों मानते हो उनको, और आपको किसने कहा कि ये भेदभाव करो आप लोगों के साथ, तो हिटलर ने बोला जी मैं तो वही बोल रहा हूँ जो बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट ने बोला, जो बहुत बड़े बड़े रिसर्चर ने बोला, ठीक है। तो हिटलर जो था वो दो लोगों का या दो साइंटिस्ट की जो थ्योरी थी उसके बलबूते पे ये बात बोलता था। जो साइंटिस्ट थे उनका नाम था चार्ल्स डार्विन और हर्बर्ट स्पेंसर। जब हिटलर से और नाज़ी पार्टी से बात पूछी जाती थी, जी आप इतना भेदभाव क्यों करते हो, क्यों कर रहे हो ये जर्मन आर्यन और ये क्या है ये यहूदी वहूदी, तो हिटलर ने बोला कि मैं जी दो बंदों की आइडिया पे चल रहा हूँ, चार्ल्स डार्विन और हर्बर्ट स्पेंसर। तो बहुत सारे लोगों ने बोला जी अच्छा उन्होंने ये बोला कि आप मार दो, तो हिटलर ने बोला यही बोला है, ठीक है। अब एक्चुअल में हम ये देखेंगे कि चार्ल्स डार्विन और हर्बर्ट स्पेंसर ने क्या बोला था। चार्ल्स डार्विन ने एक थ्योरी दी थी विकास और प्राकृतिक चयन की अवधारणा, ठीक है। आपको पिक्चर दिख रही होगी, एक जो जिराफ है वो बिल्कुल ऊपर की साइड नहीं जा पा रहा और वो नहीं खा पा रहा, पिक्चर दिख रही होगी। सबसे ऊपर वाली पिक्चर पे देखोगे तो एक जो तीसरा जिराफ है जो थोड़ा छोटा है, वो पेड़ों पे नहीं जा पा रहा और वो पत्ते वगैरह नहीं खा पा रहा और एंड में मर जाता है। तो चार्ल्स डार्विन ने यही एक थ्योरी दी थी जिसका नाम था विकास और प्राकृतिक चयन की अवधारणा, कि नेचर खुद डिसाइड करता है कि किसको जीना और किसको नहीं जीना, ठीक है। और दूसरी जो हमारे साइंटिस्ट थे उनकी थ्योरी थी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो कि हर्बर्ट स्पेंसर ने दी थी। उनका ये कहना था कि जो सबसे योग्य है वही जीतेगा, ठीक है। इसका मतलब है कि जो सबसे ख़राब है ना, जो प्रजाति, उन सबको मार देना चाहिए, ठीक है। ये समझा हिटलर ने। इस विचार का मतलब यह था कि जो प्रजाति बदलती हुई वातावरणीय परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढाल सकती है वहीं पृथ्वी पर जिंदा रह सकती है। परंतु डार्विन ने कभी भी डार्विन ने ऐसा कभी नहीं बोला था कि इंसानी हस्तक्षेप होना चाहिए। हाँ, डार्विन ने और हर्बर्ट स्पेंसर ने ये बात बोली थी कि जो सबसे ज़्यादा बेस्ट है वही जीतेगा और वही जिंदा रहेगा, बाकी सारे मर जाएंगे। बट उन्होंने ये नहीं बोला था कि अगर कोई कमज़ोर है तो उसको मार दो। बट नाज़ीवादी जो विचारक थे, जो कि राजनेता थे, उन्होंने पराजित समाज पर अपने समाजवादी या साम्राज्यवादी शासन को सही ठहराने के लिए डार्विन के विचारकों को सहारा लिया। उन्होंने बोला जी वो नहीं, हमें ये मत बताओ, मेरे को पता है डार्विन ने क्या बोला है क्या नहीं। डार्विन ने ये बोला है कि जो सबसे बेस्ट है वो जिंदा रहेगा और जो सबसे बेस्ट नहीं है, जो नहीं जी पाता, वो मर जाएगा, तो क्यों ना हम मार दें उनको। हिटलर ने ये बोला। नाज़ियों की दलील बहुत सरल थी, जो सबसे ज़्यादा ताकतवर है वही जिंदा रहेगा, जो कमज़ोर है उसको ख़त्म कर देना चाहिए, और जो आर्य नस्ल है ना, जो नॉर्डिक जर्मन आर्यंस है वो सबसे ज़्यादा बेस्ट है और उनकी शुद्धता बनी रहनी चाहिए, और ताकत हासिल करने के लिए दुनिया पर वर्चस्व कायम करना है हमको। ये 3-4 बातें थी जो हिटलर ने बोली। तो समझ आ गया ना कि जी हिटलर का पहले वर्ल्ड व्यू क्या था, विश्व दृष्टिकोण क्या था। वो विश्व को अलग अलग नज़रिए से देखता था
उनका कहना था कि नॉर्डिक जर्मन आर्मी सबसे बेस्ट है और जो यहूदी हैं वो सबसे ज़्यादा ख़राब हैं और उनको मार देना चाहिए। और वो मारने, जब उनको बोला जाता था कि आप क्यों मार रहे हो, तो बोलता था कि जी वो सबसे ज़्यादा कमज़ोर है, और हर्बर्ट स्पेंसर ने और चार्ल्स डार्विन ने बोला कि जी मार दो। ठीक है, जबकि चार्ल्स डार्विन और हर्बर्ट स्पेंसर ने ऐसा नहीं बोला था। ठीक है, वो बस उनकी थ्योरी को मोड़ रहा था अपने तरीके से और उसका फ़ायदा उठा रहा था। और दूसरी बात, जो हिटलर की सोच थी, जो दूसरी सोच थी हिटलर की, वो ये थी कि हिटलर की विचारधारा का दूसरा पहलू लेबेंसरम या जीवन परिधि की भू राजनीतिक अवधारणा से संबंधित था। यानी दूसरी जो विचारधारा थी ना हिटलर की, वो थी लेबेंसरम। अब ये क्या मतलब होता है, वह मानता था कि अपने लोगों को बसाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इलाकों पर कब्जा किया जाना चाहिए। ठीक है, इससे मात्र देश, मात्र यानी जो मदर कंट्री है, ठीक है, जैसे जर्मन की मदर कंट्री है, ठीक है, देश का क्षेत्रफल भी बढ़ेगा और नए इलाके पर जाकर बसने वाले जो लोग हैं उनको भी जन्म स्थान के साथ गहरे संबंध बनाए रखने में कोई मुश्किलें नहीं होगी। हिटलर की नज़र में इस तरह से जर्मन राष्ट्र के लिए संसाधन और बेहिसाब शक्ति इकट्ठा की जा सकती है। आपको याद होगा, मैंने अभी अभी बताया हिटलर ने पोलैंड पे हमला किया। क्यों हमला किया? ताकि उसका एरिया ले सके। ठीक है, तो ये सोच जो थी हिटलर की, वो एक विचारधारा पे थी, जो विचारधारा का नाम था लेबेंसरम। हिटलर के अकॉर्डिंग जो लेबेंसरम, हिटलर जो था वो लेबेंसरम के आइडिया पे चलता था और उसका मानना था कि ऐसे करके हम दूसरे एरिया पे कब्जा करके हमारे लोगों को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, और जो लोग होंगे जब वो दूसरी कंट्री में जाकर अपने बच्चों को जन्म देंगे, वहाँ पर अपनी फैमिली चलाएंगे, तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्यों? क्योंकि हम भी वो वाला जो एरिया जहाँ पर दूसरे लोग गए हैं उसको कब्जा कर लेंगे। ठीक है, मतलब मान लो बहुत सारे जो लोग हैं वो जर्मनी के लोग हैं, अगर वो हमारे कहाँ पर चले गए, ऑस्ट्रिया में चले गए या चेकोस्लोवाकिया में या पोलैंड में चले गए, तो हम क्या करते हैं, पोलैंड वाले इलाके को, चेकोस्लोवाकिया के इलाके को और जो हमारा ऑस्ट्रिया वाला इलाका है उसको कब्जा कर लेते हैं। ठीक है, और इससे हमें संसाधन भी मिल जाएंगे और हमारी बेहिसाब ताकत भी बढ़ जाएगी। और वही जो सबसे पहला जो हिटलर का इसी सोच का, लेबेंसरम का जो सबसे पहला जो आइडिया था वो हिटलर ने अपनाया। किसकी तरफ? पोलैंड की तरफ। पता है ना, हिटलर ने पोलैंड पे हमला किया था, अभी अभी हमने ऊपर देखा, और हिटलर ने पोलैंड पे हमला किया और ये उसकी धारणा की पहली प्रयोगशाला थी। अच्छा, इसमें एक प्रयोगशाला वर्ड लिखा है, लेबोरेटरी, जहाँ पर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट होते हैं, बहुत सारी चीज़ें करी। जब हिटलर ने पोलैंड पे हमला करके उसको जीत लिया ना, तो वहाँ पर बहुत सारी बुरी बुरी चीज़ें करी। बहुत सारे यहूदियों को मरवाया, बहुत सारे पोलैंड के लोगों को मरवाया। कैसे मरवाया और वो बहुत ही ज़्यादा गलत क्यों था, उसके बारे में हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे और वो आपका लास्ट पार्ट होगा, चैप्टर एंड में करवा दूंगा। ठीक है, आई होप आपको समझ आया हो यहाँ तक। अगर कोई दिक्कत आई हो तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो आपको लगा हो कि यार मैं अच्छा एफर्ट डाल रहा हूँ, आपको समझ आ रहा है, तो वीडियो को शेयर ज़रूर करना, लाइक करना वीडियो को, इससे रीच बनी रहती है और मेरे को भी मोटिवेशन मिलती है। और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना, और सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल दबाना मत भूलना। आई होप आप ना भूले हो कि आज 29 है, हमारे पास 2-3 दिन और है। ठीक है, हमें 1 जनवरी से पहले 2021 आने से पहले, ठीक है, यानी 1 जन 2021 आने से पहले किसी भी हालत में 40,000 क्रॉस करने ही करने हैं। हमारे जो सब्सक्राइबर है अभी 39.5 है, 39,500, उसे किसी भी हालत में हमें 40,000 तक ले जाना है। ठीक है, बाकी यार आई होप आपको पता हो कि मैंने एक न्यू चैनल भी बनाया है, वहाँ पर अभी तक कुछ अपलोड नहीं किया, फिर भी उस पर 2100 से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं, एक भी वीडियो नहीं डाली उस पर, और बच्चे सब्सक्राइब कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर मैं अपनी यूट्यूब जर्नी के बारे में बताने वाला हूँ। मैं ये बताने वाला हूँ कि मैंने यूट्यूब से कैसे अर्न किया, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप यूट्यूब से कैसे अर्न कर सकते हो। ठीक है, तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और सब्सक्राइब करने के बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि क्या आप उसका नोटिफिकेशन बेल दबा देना। जैसे ही आप सब्सक्राइब करोगे तो एक घंटे का बटन आएगा, उसको दबा देना, जिससे मैं जो भी वीडियो उस पर सबसे पहले डालूँ वो आपके पास आ जाए। ठीक है, और आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए, क्योंकि अगर उसका नोटिफिकेशन आपको नहीं मिला तो थोड़ा दिक्कत हो जाएगी आपको, क्योंकि वहाँ पर मैं सिर्फ यूट्यूब से नहीं और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म बताने वाला हूँ जिससे एक स्टूडेंट अर्न कर सकता है। ये मत देखो कि आप 9th में हो, दोस्त 9th वाले भी बहुत अच्छा खासा अर्न कर रहे हैं। मैं बहुत सारे बच्चों से मिलवाऊंगा जो बहुत अच्छा खासा अर्न कर रहे हैं। ठीक है, बाकी इस भी चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबा देना, दोनों को ही दबा देना, मतलब नोटिफिकेशन बेल सब्सक्राइब करने के बाद दोनों की दबा देना, और साथ ही में वीडियो को शेयर करना। और आप चाहो तो मेरे को इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर वगैरह पे फॉलो कर सकते हो। इसका जीपी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। ठीक है, जीपी लिंक से कैसे नोट्स डाउनलोड करते हैं उसकी भी वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी होगी। साथ ही में जो इसकी पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। आप टेलीग्राम, आपको पता ही है कि ऐप है, बेसिकली व्हाट्सएप की तरह ही है, तो वहाँ पर जाकर आप उस टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो और वहाँ से नोट्स वगैरह डाउनलोड कर सकते हो। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो वहाँ पर मैं देता रहता हूँ।
ठीक है। और आप चाहो तो मेरे को इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर वगैरह पे फॉलो कर सकते हो। ट्विटर पे फॉलो करना मत भूलना, ठीक है, क्योंकि अगर मेरे को कोई भी हेल्प चाहिए होगी तो मैं वहीं पर आपसे मांगूंगा, ठीक है। बाकी नेक्स्ट वीडियो के लिए स्टे ट्यून, नेक्स्ट पार्ट के लिए स्टे ट्यून। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। बाकी जितने भी चैप्टर मैंने अपलोड किए ना, सबका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम एंड थैंक्स फॉर योर सपोर्ट।